हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। तो हमारा समर कैंप चल रहा था और इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी और हायर क्लासेस के लिए भी, ठीक है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल हमेशा हर जगह हमारे काम आने वाले, इसीलिए हम इनके जो बेसिक चीजें हैं मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में वो पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स स्टार्ट कर दिए थे। हमने ये पढ़ लिया था कि हम अपनी डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जिनका हम बहुत यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना। कैसे आप पहचानोगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। या आपको मान लीजिए आपको एक वायर बनानी है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, तो आप किस चीज की वायर बनाओगे। तो आपको पता होना चाहिए ना कि वायर मेटल की बनेगी या नॉन मेटल की बनेगी। उसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि आपको वायर बनानी है तो डक्टाइलिटी होनी चाहिए, है ना। जिस भी चीज की आप वायर बनाना चाहते हो वो डक्टाइल होनी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए। तो वो यूजुअली कौन होते हैं, ज्यादातर वो मेटल्स ही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और जो डक्टाइल भी होते हैं। तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, कुछ हमें आज डिस्कस करनी है। तो चलिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने बात की थी मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं वो सभी क्या है, मेटल्स हैं। यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो क्या है, सभी नॉन मेटल्स है ना। क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, डायमंड दिख रहा है। डायमंड को आपको याद रखना है कि डायमंड एक नॉन मेटल है। अगर देखा जाए तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ठीक है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर फुलरिन है, ठीक है। आपको ये याद नहीं करना है अभी, बस आपको ध्यान रखना है कि डायमंड जो है ये जो डायमंड है या ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, ग्रेफाइट बच्चों यूज होता है आपकी जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल। तो पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, तो वो जो पेंसिल होती है उसकी जो उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक कलर की जो निब होती है जिससे हम लिख पाते हैं, बाहर से तो लकड़ी लगी हुई होती है पेंसिल के बाहर से, वो जो निब होती है वो ग्रेफाइट की बनती है, ब्लैक कलर की होती है। तो दोनों ही एलोट्रॉप है कार्बन के, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी। दोनों आप देख सकते हो कितने डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। खैर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप वगैरह को। तो हमने देख ली थी इस तरीके से, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। और ये पीरियोडिक टेबल क्या है, बेसिकली यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड या जितने भी हमारे एलिमेंट है उन सभी का क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। कि कौन सा मेटल कहाँ पर रहेगा, कौन नॉन मेटल कहाँ पर रहेगा, हाईली रिएक्टिव मेटल कहाँ पर रहेंगे, ट्रांजिशन मेटल कहाँ पर रहेंगे, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था, ये होता है हमारा एस ब्लॉक जहां पर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आते हैं। एस ब्लॉक में हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि इनमें से कुछ आप याद कर लो, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, बहुत ज्यादा विगोरसली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एयर के साथ या वाटर के साथ। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स इन्हें रखा जाता है इधर की तरफ, ठीक। बीच में ये कुछ मेटल्स हैं, इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल। इनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसमें कुछ प्रेशियस मेटल भी हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रीशियस मेटल यानी कि जो बहुत ज्यादा मूल्यवान कह सकते हैं, कीमती मेटल्स है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, प्लैटिनम है, ये बहुत ज्यादा प्रीशियस मेटल है। इसके अलावा कुछ और मेटल जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, ठीक है, टंगस्टन है, जो आप ज्यादातर यूज करते हैं। सिर्फ उन्हीं मेटल्स को हम देखेंगे। बाकी जब हम यहाँ पर बढ़ते हैं, अच्छा इस ब्लॉक को कहा जाता है डी ब्लॉक। फिर जब हम यहाँ पर बढ़ते हैं ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 की तरफ, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो मेटलॉइड मेटल भी देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे क्या है, और नॉन मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में आपको दिख रहा होगा पी ब्लॉक में ही इन सभी ये जो गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी गैसेस क्या है बच्चों, नोबल गैसेस इन्हें कहा जाता है। फिर हमने बात की थी कि एफ ब्लॉक, अब ये एफ ब्लॉक अलग से नहीं, ये एफ ब्लॉक डी ब्लॉक का ही एक पार्ट है। बस टेबल का स्ट्रक्चर खराब ना हो और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी अलग प्रॉपर्टीज होती है, इनसे अलग प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। ये सारे तो ट्रांजिशन हो गए, सारे भी नहीं, कुछ कुछ जैसे जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, वो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये सभी भी इस वाले ग्रुप में ही है ना। ये वाला जो हमारा लेंथेनॉइड सीरीज है वो यहाँ पर आता है
है ना। हमारे हम कह सकते हैं 6th पीरियड में, ठीक है, 6th पीरियड के 3rd ग्रुप में, 6th पीरियड में। और जो हमारा एक्टिनॉइड सीरीज है वो भी हमारा 7th पीरियड में आता है और ग्रुप दोनों का सेम ही है, 3rd ग्रुप है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है इनसे, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है, इसीलिए इनको अलग रखा गया है, बाकी और कोई ऐसा रीजन नहीं है कुछ खास, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है इसीलिए। और दूसरी चीज, यहाँ पर अगर इन एलिमेंट को रखा जाता तो पीरियोडिक टेबल का जो शेप है, जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाता, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, उसको बनाने में हमें थोड़ा मुश्किल होती, इसीलिए भी थोड़ा हमारी ही हम कह सकते हैं इजी करने के लिए इन्हें जो है अलग से रखा गया है। बाकी हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल आप रफली या हम कहें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था पीरियोडिक टेबल के बारे में। बात कर रहे थे बच्चों लास्ट लेक्चर में इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज मेटल शो करते हैं। जहां पर हमने पहली प्रॉपर्टी देख ली थी कि मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके एक्सेप्शनल केस के बारे में भी बात करेंगे। अब आप कहोगे एक्सेप्शनल केस का मतलब क्या हो गया। एक्सेप्शनल केस का मतलब है, जैसे हमने कहा कि क्लास में सभी बच्चों के 90 नंबर आए हैं 100 में से, ठीक है, ये हमने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि सभी बच्चों के, हो सकता है क्लास में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो क्लास 8 है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, क्लास 8 में सभी बच्चों के 90% से ऊपर रहे, लेकिन हो सकता है बहुत कम बच्चे ऐसे हो जिनके 88 या 87% भी रहे, हो सकता है ना ऐसे। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल, तो हम कह सकते हैं कि क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, सभी बच्चों के 90% से अबव है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके थोड़ा कम परसेंटेज होंगे, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है, हम रिलेट हमने कुछ भी कर दिया, लेकिन थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, है ना, कोई भी मेटल, जैसे हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, या हम आयरन की बात करें या कॉपर की बात करें, तो हमने देखा है जनरली वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि वो सॉफ्ट है, तो ये क्या बन गया, एक्सेप्शनल केस बन गया। वैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर मेटल जनरली सॉलिड होते हैं। हमने देखा है कि हमने ऐसा देखा है कि हमने सिल्वर की कोई चेन पहनी है और वो पिघलने लग गई हो, ऐसा नहीं होता है ना। या हमने गोल्ड का कोई चेन पहना है तो वो पिघलने लग गया है, ऐसा भी नहीं होता। या लोहे का कोई कड़ा हमने हाथ में पहना है और वो पिघलने लग गया रूम टेम्परेचर पर, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है ना, कि वो जनरली हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। हाँ, अगर हम बहुत ज्यादा उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका एक मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, वो मेल्ट भी होने लगेंगे, लेकिन उनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पर जाकर के वो मेल्ट होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। यानी इनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर मेटल जो है वो हार्ड होते हैं, रूम सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो सॉलिड नहीं होते हैं, जैसे कि है मरकरी, तो एक एक्सेप्शन केस है, मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, जिसको हम थर्मोमीटर में भी यूज करते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर का यूज आपको पता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने बात की कि मेटल्स जो है वो लस्टरस होते हैं, और इस लस्टर को कहा जाता है बच्चों मेटालिक लस्टर। क्या कहा जाता है इस लस्टर को, ये क्या कहा जाता है, मेटालिक लस्टर, क्या कहा जाता है, मेटालिक लस्टर कहा जाता है, ठीक है। लस्टरस का मतलब है ये कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्टरस का मतलब है शाइनी, यानी कि चमकदार, ठीक है, हम लिख सकते हैं चमकदार। कैसे होते हैं मेटल्स, चमकदार होते हैं। तो आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, तो जो भी फ्रेशली कट होते हैं वो ज्यादा चमकदार होते हैं, कुछ समय के बाद वो थोड़ा डल होने लग जाते हैं, क्योंकि एयर, मॉइस्चर इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो धीरे धीरे डल होने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेशली कट मेटल को देखें तो वो जनरली शाइनी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी कंडक्टिविटी की, कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, हीट भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी। तो ज्यादा जो कंडक्टिव यानी कि मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट की बात करें तो वो है सिल्वर, इसके बाद बच्चों कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रोडियम, सोडियम, इरिडियम, ये सभी भी क्या है, अच्छे मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं,
इसके अलावा ये हीट भी कंडक्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्पून वाला एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल क्या देखा था, हमने क्या किया था, 2 ग्लास लिए थे, 2 ग्लास यानी कि 2 टम्बलर लिए थे। दोनों टम्बलर में सेम टेम्परेचर पर सेम टाइम पे और सेम अमाउंट में हॉट वाटर फिल कर लिया था, एकदम बॉइलिंग हॉट वाटर हमने फिल कर लिया था दोनों टम्बलर में। फिर उन दोनों बॉइलिंग हॉट वाटर में हमने 2 स्पून एक ही टाइम पर, सेम टेम्परेचर पर सेम टाइम पर सेम ग्लास, यानी कि 2 अलग अलग ग्लास थे हमारे पास, उनमें डाला। ठीक है, एक हमारे पास मेटल का स्पून था, एक हमारे पास वुडन स्पून था। ये दोनों स्पून हमने डाले। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेटल स्पून है, जब हमने उसे टच किया है ना, उसके टिप से जब हमने टच किया तो हमने देखा स्पून जितना पानी में इमर्स है उतना तो गर्म है ही, लेकिन उसके अलावा जितना पानी में इमर्स नहीं है उतना पार्ट भी क्या है, गर्म है। वही हमने, अगर हम वुडन स्पून की बात करें तो वुडन स्पून में हमने देखा कि वो वुडन स्पून जितना पानी में इमर्स है उतना तो गर्म है, जितना पानी में इमर्स नहीं है उतना पार्ट उसका नॉर्मल है, गर्म नहीं है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि जो मेटल का स्पून है वो पूरा गर्म कैसे हो गया, क्योंकि वो हीट कंडक्ट करता है। और जो वुडन स्पून है वो पूरा गर्म नहीं हो, वो सिर्फ उतना ही गर्म है जितना पानी में इमर्स किया गया है, पानी में डुबोया गया है जितना पार्ट। ठीक है, यानी कि ये हीट कंडक्ट नहीं करते। कौन, नॉन मेटल। वुड क्या एक नॉन मेटल है, और कोई भी मेटल का स्पून हमने लिया यानी कि वो हीट कंडक्ट करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा इस तरीके से, आपके घरों में जो बर्तन है ना, मान लो कोई वेसल है जिसमें हम खाना पकाते हैं, है ना, इस तरीके के बर्तनों में आप खाना पकाते हैं। तो ये जो बर्तन है जिसमें आप खाना पकाते हैं उसके हैंडल होते हैं कुछ, है ना, इस तरीके से हैंडल होते हैं। आप कभी इस बात को नोटिस करना, आप एक चीज को नोटिस करना कि आप जिसमें खाना बना रहे हो, जो वेसल है, जो वो बर्तन है, वो तो मेटल का बना हुआ है। ठीक है, मेटल का बना हुआ है, लेकिन उसका ये जो हैंडल्स होते हैं ना, जिससे हम बर्तन को उठाने में हमें हेल्प मिलती है, बर्तन को आसानी से उठा करके कहीं रख सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा वुड के बने हुए होते हैं या किसी और चीज के बने हुए होते हैं, यानी कि मेटल के नहीं बने हुए होते, किसी नॉन मेटल के बने हुए होते हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, कि वो मेटल के नहीं बने हुए होते, किसी नॉन मेटल के बने हुए होते हैं? क्योंकि देखो, अगर ये जो हैंडल है इसके, ये भी मेटल के बने हुए हैं, वेसल भी मेटल का है और हैंडल भी मेटल का है। तो जब हम यहाँ पर हीट देते हैं और खाना पकाते हैं, ठीक है, मान लो हम यहाँ पर खाना पका रहे हैं, कुछ भी हम इसमें पका रहे हैं, ठीक है, तो ये उबलेगा, है ना, खाना पकेगा, तो जब हमें बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी तभी खाना पकेगा। तो अगर ये पूरा मेटल का है, यानी कि इसके जो हैंडल है जहां से हमें पकड़ना है वो भी मेटल का है, तो हम तुरंत जैसे गरम गरम इसको उठा करके हम कहीं पर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये हैंडल भी गर्म हो जाएंगे। अब आप कहोगे हैंडल क्यों गर्म होंगे, हीट में तो केवल ये वेसल है, हैंडल नहीं है। क्योंकि ये हैंडल मेटल के बने हुए हैं और ये हीट कंडक्ट करते हैं, इसीलिए पूरा ही गर्म हो जाएगा। ठीक है, हैंडल भी गर्म हो जाएगा। वहीं अगर ये हैंडल लकड़ी के बने हुए हो या किसी और मटेरियल के बने हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो ये गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी नॉन मेटल से बने हुए हैं, नॉन मेटल यूजुअली हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ये वाले पार्ट गर्म नहीं होंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा जो भी बर्तनों का आप यूज करते हो, ज्यादातर जो जो भी कंटेनर, वेसल या यूटेंसिल्स आप यूज करते हो खाना पकाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, उसमें आपने देखा होगा उनका जो हैंडल होता है वो दूसरे मटेरियल का बना हुआ, मेटल का बना हुआ नहीं होता है। ठीक, तो यही रीजन है, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर है? आपको याद रख लेना कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, 3-4 कंडक्टर और याद कर लेने हैं। ठीक है, मेटल के बारे में क्लियर है? एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हार्डनेस की, जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी मेटल देख लो, ये क्या है, हार्ड है। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जनरली हार्ड नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि हार्डेस्ट चीज कौन सी है, हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो हमें ये पता चलता है कि हार्डेस्ट मटेरियल होता है डायमंड। डायमंड को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा कि मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल उतने हार्ड नहीं होते। ठीक है, उतने हार्ड नहीं होते हैं मेटल के कंपैरिजन में। तो ये भी एक्सेप्शनल केस है कि डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की, या पोटेशियम की, सोडियम का फॉर्मूला होता है बच्चों Na, और पोटेशियम का सिंबल, इन दोनों का, सोडियम का है Na
और पोटेशियम का है के। तो सोडियम पोटेशियम और भी मेटल होते हैं जो कैसे होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल्स। easily cut through a knife। ठीक है, इजीली हम इसको चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक, तो ये इतने की जरूरत नहीं है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेटल्स हैं ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। अगर हम हार्ड मेटल की बात करें तो आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सभी हार्ड मेटल होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास है सोडियम पोटेशियम। इजीली इनको नाइफ से भी काटा जा सकता है, यानी कि चाकू से भी इजीली हम इनको स्लाइस कर सकते हैं। जैसे सब्जियां काटते हैं चाकू से, वैसे ही आसानी से हम ये मेटल भी काट सकते हैं चाकू से। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेटल है जिसको चाकू से काटा जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या कौन सा मेटल है जो सॉफ्ट होता है, तो बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं, सॉफ्ट तो होते ही नहीं है मेटल, लेकिन होते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस है। क्लियर है, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सोनोरिटी की। सोनोरिटी का मतलब क्या है, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब आप कहेंगे साउंड तो मेटल भी प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन सोनोरिटी यानी कि सोनरस साउंड, जिसको हम रिंगिंग साउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड यानी कि जैसे आप एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आपको क्या लेना है, दो सरफेस लेने हैं, एक मेटल सरफेस और एक कोई भी नॉन मेटल या वुडन सरफेस हो सकता है, वो कोई प्लास्टिक का सरफेस हो सकता है, या वो कोई भी अदर सरफेस हो सकता है मेटल के अलावा कोई भी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक मेटालिक सरफेस लेना है और एक नॉन मेटालिक सरफेस लेना है, और दोनों पर हमें एक किसी चीज से क्या कर लेना है, किसी चीज से उसको बीट करना है, कोई स्टिक हो या कोई भी चीज हो, उससे हमें बीट करना है। तो हम क्या देखेंगे कि जो मेटल वाला होगा, ठीक है, वो एक अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा, नॉन मेटल वाला एक अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा। दोनों के साउंड में क्या डिफरेंस होगा कि जो मेटल वाला होगा वो एक रिंगिंग साउंड, एक टंग की आवाज प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो नॉन मेटल वाला होगा वो कोई एक डल साउंड प्रोड्यूस करेगा, इतना ज्यादा एक इफेक्टिव रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक, इतना समझ में आया। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्कूल्स होते हैं, जैसे आपका स्कूल है, तो वहां पर जो बेल रखी हुई होती है ना, जब आपका पीरियड चेंज होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, लंच टाइम होता है या छुट्टी होती है जब आपकी, तो आपको कैसे पता चलता है, रिंग बजती है ना, टन 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 करके बजती है। तो आपने कभी गौर किया है कि वो जो बेल है, वो जो बेल है जिसको बजाया जाता है ताकि आप सब तक क्या आवाज पहुंचती है, टन 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 टन, फिर आपको पता चल जाता है कि छुट्टी हो गई या लंच टाइम हो गया या हमारा जो पीरियड है वो चेंज हो गया है। तो वो जो बेल है वो किस चीज की बनी हुई होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि वो मेटल की ही बनी हुई होती है, लोहे की या किसी और मेटल की बनी हुई होगी। यहाँ तक कि उस बेल को बजाने के लिए जो चीज चाहिए होती है, जो स्टिक चाहिए होती है, जो भी चाहिए होती है, वो भी मेटल की ही बनी हुई होती है। तो ऐसा क्यों है, या आप कभी मंदिर जाते हैं या आप किसी भी जगह जाते हैं जहां पर बेल होती है, ठीक है, तो वहां पर आपने अक्सर देखा होगा कि बेल जो है वो मेटल की ही बनी हुई होती है। या आप अपने प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर भी एक बेल होती है ना, तो आपने देखा है वो बेल भी मेटल की ही बनी हुई होती है। ऐसा क्यों कि मेटल की बनी हुई होती है, क्योंकि मेटल की इसीलिए बनी हुई होती है क्योंकि मेटल होते हैं सोनरस, वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि अगर मान लो आपकी जो स्कूल की बेल है वो मेटल की ना होकर के लकड़ी की या प्लास्टिक की बनी हुई हो, तो क्या पूरे स्कूल तक टन 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 की आवाज आ जाएगी या पीरियड चेंज होने की आवाज आ जाएगी पूरे स्कूल तक? क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि प्लास्टिक की अगर बेल बनी हुई होगी या लकड़ी की बेल बनी हुई होगी तो वो एक डल साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, कोई इफेक्टिव ऐसा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्लियर है? इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेटल्स होते हैं सोनरस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो डेली लाइफ में भी यूज होती है। वहीं आप देखो कि जो हमारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि गिटार है, सितार है, इसके अलावा वायलिन है, ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग्स वाले, इनकी जो स्ट्रिंग्स है ये मेटल की बनी हुई होती है। ठीक है,
क्लियर है, समझ में आया? तो चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनोरिटी। सोनोरिटी यानी कि ऑफ अ मटेरियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड। क्या बनाने की? रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। मोस्ट मेटल्स आर सोनरस, तो ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं। देयरफॉर दे आर यूज इन मेनी इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए इनका यूज बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ये मेटल देखो, मान लो ये प्लास्टिक की है, तो क्या ये टंग 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 का साउंड प्रोड्यूस करेगी? नहीं करेगी, है ना। घरों में जो हम पूजा करते हैं तो बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो वो घंटी भी मेटल की ही बनी हुई होती है। ठीक है, प्लास्टिक की घंटी नहीं बजती। प्लास्टिक में जो बेल है, ठीक है, वो नहीं बजेगी, बजेगी भी तो ऐसा साउंड आएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत डल साउंड वो क्रिएट करता है। क्लियर है? तो इसीलिए मेटल्स की प्रॉपर्टी है सोनोरिटी, यानी कि वो सोनरस होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए स्कूल से लेकर के, टेम्पल से लेकर के, हर जगह जहां भी बेल का यूज किया जाता है वहां पर मेटल की ही बेल का यूज किया जाता है। क्लियर? नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी हमने अभी तक पढ़ ली है। तो हमने बात की कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से भी काटे जा सकते हैं। फिर हमने बात की कि मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल जैसे कि मर्क्यूरी है, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ना हो करके लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की हमने कि मेटल्स कैसे होते हैं? सोनरस होते हैं। सोनरस यानी कि एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने देख लिया कि बेल्स में यूज किया जाता है, या आपने देखा होगा कि जितने भी डांसर्स होते हैं ना, जो घुंघरू पहन करके डांस करते हैं, तो वो घुंघरू की जो छन छन है वो हर जगह सुनाई देती है ना। जहां पर परफॉर्मेंस हो रही है, कोई डांस परफॉर्मेंस हो रही है, उसके आसपास आप देखोगे हर जगह घुंघरू की आवाज आपको सुनाई देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो घुंघरू जो है वो मेटल के बने हुए हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना है तो आपको मेटल का ही यूज करना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक बेल बनानी है, तो आप प्लास्टिक या लकड़ी की बेल कभी नहीं बनाएंगे, बनाना भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? मेटल को ही चूज करेंगे बेल बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि मेटल्स मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। अब ये मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी है क्या, या क्या काम आ सकती है? तो देखो बच्चों, मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी थोड़ा मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, लेकिन काफी डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों कहा कि मिलती जुलती है लेकिन काफी डिफरेंट है? देखो, मैलिएबिलिटी में मेटल्स को बीट करके, मान लो ये कोई मेटल है ना, मान लो ये मान लो ये हमारे पास कोई मेटल है, मान लो ये सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल। अब इसे हथौड़े की मदद से, तरीके से होता है हथौड़ा, हैमर, और इस पर क्या की जाए? हैमरिंग की जाए। हैमरिंग यानी कि हथौड़े से इसे बीट किया जाए, यानी कि पीटा जाए, हथौड़े से हैमरिंग की जाए इस मेटल के ऊपर, इस सिल्वर मेटल के ऊपर। तो आप क्या देखोगे कि जो सिल्वर मेटल है ये इस तरीके से थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। लिख सकते हैं यहाँ पे थिन शीट ऑफ सिल्वर। तो ये क्या हो जाता है? थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने अक्सर देखी होंगी ऐसे ट्रायंगल वाली मिठाई, देखी है आपने? इस तरीके से आती है ना, ट्रायंगल वाली ना भी देखी हो, या कोई भी मिठाई जैसे काजू कतली है या कोई भी मिठाई है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप मिठाई खरीद करके लाते हैं तो मिठाई के ऊपर चांदी का वर्ग लगा हुआ होता है ना, कहते हैं कि सिल्वर की तरह कुछ लगा हुआ होता है। वो क्या होता है? वो रियल में सिल्वर मेटल ही होता है। ठीक है, तो सिल्वर मेटल को अब आप देख लो कि जो मेटल्स है कितने मैलिएबल होते हैं। कि सिल्वर मेटल को, सिल्वर मेटल कितना होता है? हार्ड होता होगा। जैसे सिल्वर की कोई चेन पहनता है, कोई ब्रेसलेट पहनता है ना, बहुत सारे चीजें यूज की जाती है सिल्वर की। ठीक है, सिल्वर के स्पून बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि सिल्वर के एक टुकड़े को इतना ज्यादा बीट किया गया कि वो इतनी पतली शीट में कन्वर्ट हो गया है ना। जो मिठाई के ऊपर लगाई जाती है तो वो शीट कैसी होती है? जैसे हम उसको लगाते हैं तो क्या पूरी शीट एक जगह पर लग जाती है? नहीं, वो बीच से क्या हो जाती है? टीयर हो जाती है, नहीं फट जाती है बीच बीच से, है ना। इस तब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे मिठाई के डब्बे में उसको लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि मेटल्स इतने ज्यादा मैलिएबल होते हैं कि उन्हें बीट करके या हैमरिंग करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है।
ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा मैलिएबल एलिमेंट या मेटल कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, या गोल्ड और सिल्वर आप बोल लीजिए, गोल्ड काफी ज्यादा मैलिएबल होता है। ठीक, तो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। जैसे आपने आयरन देखा है, तो आप देखते हो घरों के ऊपर जो है लोहे की चद्दरें डाली जाती है ना, लोहे की चद्दरें, तो वो भी शीट्स ही होती हैं, भले ही वो बहुत ज्यादा पतली शीट्स नहीं होती, लेकिन होती वो भी शीट्स ही हैं। तो वो भी कैसे बनी होंगी, मेटल को हैमरिंग करके उन पतली शीट्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो मेटल्स होते हैं मैलिएबल, कि उन्हें बीट करके या हैमरिंग करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि यही डक्टाइलिटी। अब डक्टाइलिटी क्या प्रॉपर्टी है? अब डक्टाइलिटी में क्या होता है, मैलिएबिलिटी में तो समझ गए, शीट बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर ये दिख भी रही है हमें इस तरीके से शीट। ठीक है, मैलिएबिलिटी की बात करते हैं तो सॉरी डक्टाइलिटी की बात करते हैं तो डक्टाइलिटी, जैसे आपको ये वायर दिख रही है कॉपर की, और इसके अंदर ये इतनी मोटी वायर दिख रही है, इसमें भी छोटी छोटी वायर्स दिख रही है ना, तो ये क्या है, कॉपर की वायर्स है। तो क्या किया जाता है, मेटल इतने डक्टाइल होते हैं कि उनको थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास ये है 1 ग्राम गोल्ड, कितना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम गोल्ड। इस 1 ग्राम गोल्ड, ये गोल्ड इतना ज्यादा डक्टाइल होता है कि इस 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर तैयार हो सकती है। ठीक है, इतना ज्यादा डक्टाइल ये होता है कि इससे 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। तो मेटल इसी तरीके से उन्हें बीट करके क्या किया जाता है, थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो तार हम देखते हैं, जो यूज करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, जो हमारा चार्जर है, या जो भी हम घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, उसमें जो वायर है वो ज्यादातर कॉपर वायर ही होती है, बाकी अलग अलग मेटल की भी वायर बनती है। ठीक है, क्यों बनती है वायर, क्योंकि ये मेलिएबल है ना, सॉरी क्योंकि ये डक्टाइल है, डक्टाइल है इसीलिए तो पतली वायर इनसे बनाई जा सकती है। ठीक है, तो 1 ग्राम गोल्ड से जैसे कि 2 किलोमीटर लंबी वायर तक बन जाती है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये मेटल्स जो है वो कितने ज्यादा डक्टाइल होते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट या मेटल कौन सा होता है, वो होता है बच्चों गोल्ड। ठीक है, मोस्ट डक्टाइल मेटल। क्लियर है, तो दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी। मैलिएबिलिटी पीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, और डक्टाइलिटी वायर में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हाई सस्पेंशन ब्रिज जो होते हैं, वो भी वायर से क्या होते हैं, उनमें भी वायर लगी हुई होती है ना, तो वो वायर इतनी, इसका मतलब ये नहीं है कि लंबी वायर बन गई तो वो स्ट्रांग नहीं होगी, नहीं वो स्ट्रांग भी होती है। ठीक है, वो जो वायर्स बनती हैं वो स्ट्रांग भी होती हैं, यहाँ तक कि जैसे हाई सस्पेंशन ब्रिजेस है उसमें जो वायर होती है, तो वो वेट उठाने के लिए भी उनका यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी हम जानते ही हैं कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उनमें भी वायर होती है, तो वो वायर भी मेटल की होती है, वो स्ट्रिंग्स जो बनती है वो भी मेटल की होती है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है मेटल की, जैसे कि सोनोरिटी, मैलेबिलिटी और डक्टाइलिटी। ठीक है, एक जैसे लगते हैं सुनने में, लेकिन एक जैसे है नहीं, काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि मैलिएबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी, क्या मैलिएबिलिटी में, मैलिएबिलिटी से हम वायर बनाते हैं, या डक्टाइलिटी से शीट बनाते हैं, या मैलिएबिलिटी से शीट बनाते हैं, डक्टाइलिटी से वायर बनाते हैं, तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हमने इसे एक साथ ही पढ़ ली दोनों प्रॉपर्टी। ठीक, क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, है ना, ऐसे थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया था कि जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो अलग चीजें पढ़ेंगे, यहाँ पर हम अलग चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी होते हैं। अच्छा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि इनमें होती है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अब मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, इसके लिए आपको पहले बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी, फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ोगे। तो ये हायर क्लासेस की चीजें, बस आपको इतना समझना है कि मेटल जिससे जुड़े हुए होते हैं वो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो उनको ब्रेक करने के लिए, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे मान लो दो दोस्त है ना, ए और बी, ए और बी दो फ्रेंड्स है, और सी और डी भी फ्रेंड्स हैं, लेकिन ए और बी बहुत लंबे समय से फ्रेंड्स हैं।
ठीक है। और सी और डी अभी नए नए फ्रेंड्स बने हैं 4-5 दिन में, और इनको लगभग 4-5 साल हो गए हैं। तो दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी बन गई है ना। और 4-5 साल जिनकी दोस्ती, ए बी की बॉन्डिंग भी अच्छी है और सी डी की बॉन्डिंग भी अच्छी है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ए बी की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें दोस्ती तोड़वानी है ए बी की, तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ए बी की दोस्ती तोड़वाने के लिए। वहीं हमें सी डी की दोस्ती तोड़वानी है तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है ना इनके बीच में जितनी इनके बीच में है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बॉन्डिंग तोड़वाने के लिए। वैसे ही अगर कहीं पर मेटालिक बॉन्डिंग है, कहीं पर मेटालिक बॉन्डिंग नहीं है, तो ऐसे मेटल जिनके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, तब जाकर के वो बॉन्डिंग ब्रेक होगी। जहां पर मेटालिक बॉन्डिंग या कोई और बॉन्डिंग है जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आसानी से कम मेल्टिंग पॉइंट में भी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए मेटल्स जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एक छोटी चीज हमने यहाँ पर पढ़ ली है। ठीक है। इसको आपको इतना ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल्स जो है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादातर हाई होता है। ठीक है। क्यों होता है वो हमने पढ़ लिया है। क्लियर है। चलो फिर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे गैलियम सीजियम जैसे मेटल, इनकी जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज्यादा कम होता है। इतना कम होता है कि आप हाथ में अगर गैलियम सीजियम लेंगे तो मेल्ट होने लग जाएगा। रूम टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो ये मेल्ट होने लग जाएंगे। ठीक है। तो इतने ज्यादा इनका लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक्सेप्शन नहीं है, ये तो हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, इनके बीच में कई सारे एक्सेप्शंस भी हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी से कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।